अकबर और बीरबल की कहानियां जहां बुद्धि और चतुराई की मिसाल बनती थी, वहां एक और किस्सा दरबार में धीमे धीमे फुसफुसाने लगा। जिरह और हंसी के बीच एक सीख छुपी हुई थी। उस दिन आगरा का अंबर साफ था और लाल किले की दीवारें सुनहरी धूप में गौरवपूर्वक चमक रही थी। महल के भीतर जहां भंवरे की तरह लोग चक्कर काटते रहे, वहां का वातावरण भी कुछ अलग था। एक हल्की सी बेचैनी, जैसे किसी ने पर्दे के पीछे से कोई नई कहानी फूटते हुए देखने की कोशिश की हो। यह कहानी थी शाही रसोई की चाल की, जो इतने महीन तरीके से बुनी गई थी कि उसे पकड़ना आसान नहीं था। अकबर बादशाह सुबह के समय अपनी दीने खास बैठक के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी आंखों में वही गंभीर चमक थी जो किसी बड़े फैसले से पहले आती थी। बीरबल दरबार में आते ही मंच के पास खड़े होकर धीरे से मुस्कुरा दिए। उस दिन बीरबल का चेहरा सामान्य से भी ज्यादा चतुराई से भरा हुआ लग रहा था। कागजों के ढेर, दस्तावेजों की गूंज सुनाई दे रही थी और रसोई से मिठास भरे पराठों की खुशबू भी कभी कभार हवा में आकर दरबार के कठोर माहौल को नरम कर देती थी। मगर उसी रसोई में कुछ अजीब हो रहा था, कुछ ऐसा कि अक्सर दरबार में आगाह करने वाली सूचनाएं बीरबल के कानों तक पहुंची। दरअसल महल में नए रसोइये आए थे। एक अनुभवी, सुशील मगर चालाक रसोइया जिसका नाम था मसूद मलिक। उसका ताल्लुका छोटे से गांव से था, पर उसने शहर के बड़े घरों की रसोइयों में काम देखकर अपनी कला निखारी थी। मसूद का खाना जितना लाजवाब था, उतनी ही उसकी चालाकी चर्चित थी। वो अपने काम में इतना कुशल था कि कभी कभी लोगों को उस पर शक हो ही नहीं पाता था। महल के मुखिया रसोइये ने मसूद को शाही रसोई में विशेष स्थान दिया। वो राज के खाने की निगरानी करता, मसालों की व्यवस्था देखता और राजसी आयोजनों के लिए व्यंजन बनवाता। पर कुछ दिनों के बाद दरबार में ऐसे संकेत आने लगे कि कहीं राजसत्ता के खजाने से कुछ चीजें गायब हो रही हैं। छोटी चीजें, मसालों के पैकेट, कभी कभी सोने के चम्मच, हर कोई झल्लाया हुआ था। अकबर ने आदेश दिया कि सब कुछ तह तक जांचा जाए। रसोई का निरीक्षण हुआ, मगर बड़े से हॉल के भीतर सब कुछ सुव्यवस्थित दिखा। फिर भी कमी बनी हुई थी। बीरबल ने अपने सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखा, कई बार छोटे छोटे संकेत बड़े रहस्यों का रास्ता खोलते हैं। उसने रसोई के कर्मचारियों से मुलाकातें की, पर किसी में भी शक के गुण स्पष्ट नहीं थे। फिर उसने मसूद को अपने पास बुलाया। मसूद सीधा सा, मधुर वाणी वाला पुरुष था, जिसकी आंखों में तपे हुए चांदी जैसी चमक थी, जैसी आंखें किसी को अच्छी तरह पढ़ लेती हों। बीरबल ने मसूद से मखौलिया अंदाज में पूछा, मसूद भैया, महाराज के खाने का जो स्वाद आपके हाथों से आता है, उसका कोई रहस्य है क्या? मसूद मुस्कराया, बीरबल साहब, खाना तो सच्चे मसालों और सही आग का फल है। दिल साफ हो तो घृत भी मीठा लगे। उसकी बातों में निहित गंभीरता थी और अद्भुत आत्मविश्वास। पर बीरबल ने देखा कि मसूद के होठों के किनारे पर एक हल्की सी दाग सी झलक थी, एक छोटा सा निशान, जैसे कि वह किसी तेज मसाले को चखकर चुप हो गया हो। बीरबल ने जरा बैठकर देखा और फिर उस दाग को नोट कर लिया। क्यों न हो, इसी दाग के कारण उसने राजसी मसालों की चोरी का रास्ता पकड़ा हो। अकबर को जब बात बताई गई तो उन्होंने अनुशंसा की कि मसूद की छानबीन धीमे और बुद्धिमानी से की जाए। अकबर को जहां अपने जनता पर भरोसा था, वहीं उन्हें यह भी अच्छा नहीं लगा कि कोई उनके राजसी घर में छेड़छाड़ करे। बीरबल ने योजना बनाई, एक नाटकीय मगर शालीन चाल, ताकि दोषी व्यक्ति को बेनकाब किया जा सके, पर साथ ही मासूमों पर दोष न पड़े। बीरबल ने महल की रसोई में रात के खाने का आयोजन किया। एक ऐसा आयोजन जिसमें सिर्फ विशेष लोगों को ही बुलाया गया। दावत आम थी, पर बीरबल ने मुलायम तरीके से मसूद को सौंप दिया कि वो विशेष व्यंजन बनाए। रसोईदारों को भी बताया गया कि महल में कल सुबह एक विदेशी मंत्री आएगा और उसके आगमन पर राजा एक विशेष भोजन पेश करेंगे। इस नाटक का उद्देश्य था
मसूद की हरकतें जग जाहिर करना। बीरबल ने रसोई के कोने कोने में कुछ छुपे हुए मुट्ठियां रखाई, छोटी ग्लास की बेहिसाब सूखी धनिया, कुछ कपड़ों के बीच सोने की नक्काशी, 4-5 चम्मच जो अक्सर गायब होती थी। पर असली चाल ये थी कि बीरबल ने एक नकली रेशमी झोला बना दिया, जिसमें कुछ नकली अनमोल चाबियां और पुराने जेवर के टुकड़े रख दिए गए। ये सब कुछ उसने खुद रसोई के एक दराज में रखा, जहां सभी आसानी से पहुंच सकते थे, पर मासूम बनकर। रात हुई। मसूद ने बड़े गर्व से व्यंजन बनाए। महल की सोहबत में हल्की हल्की बातें हो रही थी और लोग खाने की तारीफ कर रहे थे। अचानक बीरबल ने संकेत दिया। रसोई के मुखिया को कहा गया कि अफसर का फुर्सत मिलते ही वो दराज की जांच करे और सब कुछ दिखा दे। जब दराज खोली गई तो नकली झोला गायब था। शोर मच गया। मसूद व्याकुल हुआ, मगर उसने साहस नहीं खोया। उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, पर किसी की ओर उंगली नहीं उठाई। पर बीरबल के चेहरे पर मुस्कान की एक लकीर थी। वो जानता था कि वो आगे क्या करेगा। अगली सुबह बीरबल ने मसूद को राज दरबार में बुलाया और नरमी से पूछा, मसूद, कल रात तुमने कुछ देखा क्या? मसूद ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, साहब, रसोई का काम ही तो है, खाना बनाना, पर्दों के पीछे देखना नहीं। लोगों की पलकों में कुतूहल बढ़ रहा था। बीरबल ने कहा, तुम्हारे हाथ का बढ़िया खाना अकबर को बहुत पसंद है। मैं नहीं चाहता कि किसी बेवजह को दोषी ठहराया जाए, परंतु जो चीज गायब हुई है उसे वापस चाहिए। यह सुनते ही मसूद के चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी आई, पर वो चुप रहा। अचानक बीरबल ने एक नाटक शुरू किया। उसने दरबार में आदेश दिया कि रसोई की तलाशी ली जाए और हर किसी के बैग और झोले खोले जाएं। लेकिन यह तलाशी दिखावे की थी। बीरबल चाहते थे कि दोषी खुद बेइज्जत होकर अपनी गलती स्वीकार कर दे। आदमी आदमी तलाशी हुई, पर झोला नहीं मिला। सबकी आंखें मसूद पर टिकी रहीं, पर मसूद ने फिर भी धैर्य नहीं खोया। जब तलाशी करने वाले पास से गुजरे तो उन्होंने मसूद के हाथ की एक बनावट पर ध्यान दिया। उसके अंगूठे पर एक नई सी जेवर की खरोंच सी थी। ये नजारा कुछ कह रहा था। बीरबल ने मृदु स्वर में कहा, मसूद, क्या तुमने कल रात कोई झोला अपने पास छुपा कर रखा था? मसूद ने आंखें झपकाई और कुछ सोचते हुए कहा, बीरबल साहब, मैं शाही रसोई का नाक और आंख नहीं, पर रात में जब मैं खाना बना रहा था, दराज खुला हुआ मालूम पड़ा। मैंने देखा कि कुछ चीजें गड़बड़ा कर रखी थी, थोड़ी सी उलझन। मैंने सोचा कि शायद कोई भूल गया होगा, तो मैंने उसे अपनी एक ट्रे में रख दिया ताकि कल सुबह तक सुरक्षित रहे। उसकी आवाज में संदेह नहीं था, पर क्या यह सच था? बीरबल ने अपनापन दिखाते हुए कहा, और वो ट्रे कहाँ है? मसूद ने हाथ से संकेत किया कि वो उसे दे देगा, पर उसका चेहरा सच कहने जैसा नहीं दिखा। दरबार में शांति बनाए रखते हुए बीरबल ने कहा कि रसोई के सभी ट्रे और बर्तनों की तलाश की जाए। तब एक छोटे से नौकर ने बताया कि उसने मसूद की ट्रे में कुछ लिफाफे देखे थे, पर वे अब बदल चुके थे। हर किसी की बेचैनी बढ़ती गई। अंत में कबूतर की तरह चहकते हुए बीरबल ने एक चाल चली। उसने घोषणा की कि जो भी उस झोले को वापस कर देगा, उसे अकबर की दया से माफी और इनाम मिलेगा। यह सुनकर हवा से परिंदे की तरह कुछ हलचल हुई। आखिरकार किसे दया की जरूरत नहीं होती। रात ढली और अगले दिन अपराह्न में वही झोला राजा के सामने आ गया, पर उसे मसूद के पास से कोई और ले आया था। उस व्यक्ति का नाम था सुखदेव। एक छोटा सा रसोईचा था जो अक्सर चुपचाप काम करता और लोगों की झांकियों में नहीं आता था। सुखदेव ने झोला राजा के चरणों में रख दिया और सिर झुका लिया। सबको यकीन हुआ कि शायद वही चोरी कर रहा था, पर बीरबल के भीतर की सूक्ष्म बुद्धि कुछ और ही कह रही थी। उसने सुखदेव से पूछा कि उसने झोला कहां पाया था। सुखदेव ने नम्रता पूर्वक बताया कि उसने गलती से झोला देखा और उसे उठा लिया, पर उसकी आंखों में शर्म थी।
अकबर ने तुरंत पुष्टिकरण मांगा। क्या सुखदेव ने पहले चोरी की, या वो बस एक अच्छा इंसान था जो भुला हुआ सामान लौटा रहा था? अच्छाई और बुराई के बीच का ये अंतर अकबर को झटका दे रहा था। बीरबल ने देखा कि सुखदेव का चेहरा यातना से भरा था। उसकी कलाइयों पर हल्की सी कट लगी हुई थी और वो बार बार अपने हाथों को घूर रहा था। बीरबल ने भीतर बाहर की तरकीबों का प्रयोग करते हुए कहा, यदि तुमने झोला चोरी किया होता तो क्या तुम उसे राजा के सामने लाकर दे देते? सुखदेव कांपते हुए बोला, मैं डर गया था साहब। मैंने सोचा कि यदि मैं राजा के सामने रख दूंगा तो मुझे मार डालेंगे। अकबर ने अपने मुख से कहा, हमें अपमान और भय दोनों से अवगत होना चाहिए, पर सच्चाई को भी उजागर करना है। बीरबल ने अपनी आखिरी चाल चलने का निर्णय लिया। वो चाहता था कि जो भी दोषी है उसे अपनी चाल से पकड़ लिया जाए। उसने अनुरोध किया कि रसोई का एक नया परीक्षण रखा जाए, एक दावत जिसमें हर रसोइये को एक एक चम्मच चखाना होगा और वही चश्मदीद गवाही देगा जो सच का समर्थन करे। यह परीक्षण किसी मायावी संस्कार की तरह था, पर बीरबल जानता था कि वह इनके बीच से सच खुद ब खुद उभर आएगा। चखने की बारी आई और हर किसी को चम्मच चखना पड़ा, पर जब मसूद की बारी आई उसने चम्मच छूने से इनकार कर दिया। उसका चेहरा फिर बदला हुआ दिखा, पर डाइसमल उसकी आवाज में कठोरता भी थी। उसने कहा, मैं खाने की हिफाजत का जिम्मेदार हूं, पर किसी भी चीज को अनाधिकृत रूप से छूना मेरी रीति नहीं। सब चौंक गए। फिर बीरबल ने कहा, यदि कोई चोरी करता है और वह दूसरे की शान का लाभ उठाता है तो उसे शर्मनाक सजा मिलनी चाहिए, पर हम दोषी की पहचान करना चाहते हैं। अचानक बीरबल ने एक छोटी सी चतुराई दिखाई। वो सबको एक एक कागज दिया और कहा कि वे उस पर एक छोटी सी तालटिका लिखकर रखें, जो इस बात की गवाही दे कि उन्होंने क्या देखा है। सभी ने लिख दिया, पर मसूद कुछ लिखने से पहले ही उठ खड़ा हुआ। उसने एक ताल ठोंक कर कहा, मैं इस हल्ले में नहीं पढ़ना चाहता। पर बीरबल ने उसके चेहरे की बारीकियों को नोट किया। उसके नेत्रों में हटती हुई चमक, हाथों की नाजुक गति, जैसे कि कोई शकी हो पर सच का बोझ सह रहा हो। शाम को बीरबल ने दरबार में एक अंतिम खुलासा रखा। उसने सबके आगे मसूद की बीती रात की एक झलक बयान की। किस तरह वह रात को अपने बर्तनों की सफाई कर रहा था। धीरे धीरे दराज खोला और झोला को अपनी ट्रे में रखा, पर फिर कुछ देर बाद वो पलक झपकाते हुए अपने हाथों से झोले को छूकर हटा देता है, जैसे कि उसने महसूस किया हो कि ये उसकी नहीं थी। बीरबल ने कहा, किसी इंसान का दिमाग और दिल अक्सर अलग राह पकड़ लेते हैं। हमारे पास सबूत नहीं, पर हमारी आंखें सच को कभी कभी हमें दिखा देती है। मसूद ने तब अपना चेहरा झुकाया और कहने लगा, बीरबल साहब, आप बड़े सूझबूझ वाले हैं, पर मैं बेइज्जत नहीं होना चाहता। मैंने झोला उस रात अपनी ट्रे में इसलिए रखा ताकि वो सुरक्षित रहे, पर जब मैंने देखा कि उसमें नकली चीजें हैं, कुछ चमकदार पर असल नहीं, तो मैंने उसे वापस करने का विचार किया। पर डर के मारे मैंने कुछ समय रखा, सोचा कि सुबह सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अकबर का चेहरा कठोर था, पर बीरबल ने जरा उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने डरकर चीज संभाली, पर चोरी करने वाला कौन था, यही तो जानना बाकी है। मसूद ने आंसू भर आते हुए कहा, मैं कभी चोरी नहीं करता, पर मेरे पास इसका जवाब नहीं। तभी बीरबल ने एक अत्यंत ही सूक्ष्म पहचान की। उसके शब्दों के बीच एक विशेष ध्वनि, एक सूक्ष्म विराम, जिसने बीरबल को उस दिन की घटना का वास्तविक कारण समझा दिया। उसने सबको बुलाया और कहा, हमें इस पूरे हिंडोले का कारण खोजने के लिए रसोई के बाहर के रास्ते भी खंगालने होंगे। किसी ने अंदर से साजिश रची है। इसी बीच एक युवा नौकर, जिसका नाम था गोपाल, डरते डरते आया और उसने खुलासा किया कि उसने देखा था। एक अंधेरी रात में कुछ चोर राजसी सामान को बाहर निकालते हुए और पास की एक छोटी खिड़की से ठीक उसी रास्ते से निकलते हुए। गोपाल ने बताया कि उसने उस चोर के जूतों की निशान देखी,
पर वे निशान किसी सैनिक के जूतों जैसे थे, जिन्हें रसोई के किसी शख्स ने पहना था। यह सुनकर हवा में एक अजीब सन्नाटा छा गया, क्योंकि सैनिक केवल सैन्य लोग नहीं होते, वे किसी भी तरह का आवरण कर सकते हैं। अंत में बीरबल ने शांति से कहा, सच सामने आने वाला है। उसने राज की गुप्त गार्ड को बुलाया और नजदीक के इलाकों में तलाशी करवाई। कुछ घंटों की मेहनत के बाद गार्ड ने राजसी सामान का एक छोटा सा हिस्सा गांव के पास एक खंडहर मकान के अंदर पाया। उसे देखकर सभी चौंक गए, पर इस खोज ने एक नए रहस्य का पर्दाफाश किया। वहां मिली वस्तुएं वे थी जो नकली नहीं थी, पर उनकी हालत ऐसी थी जैसे उन्हें छुपाने के लिए कोई जानबूझकर पुराने कपड़ों और मिट्टी में छुपा कर गया हो। बीरबल ने देखा कि कुछ चम्मच और कुछ मसाले के डिब्बे पर वही दाग थे जो मसूद के हाथ पर थे, पर यह संकेत अधिक गहरा था। उस वक्त बीरबल ने समझा कि मासूम पुलिस करती है और चालाक शरारतें करती है, पर असली चालाक तो वही था जिसने सबको धोखा दिया। अकबर ने सबको इकट्ठा कर फिर निर्णय लिया कि दोषी को कानूनी रूप से नहीं बल्कि मानवीय रूप से सजा दी जानी चाहिए। बीरबल ने यह निर्णय सुझाया कि दोषी को बुलाकर उससे उसके कारण पूछे जाए। कुछ घबराहट के बाद वो व्यक्ति सामने आया। वो कोई और नहीं था बल्कि दरबार का एक पुराना सहायक, जिसका नाम था हरिश्चंद्र। उसके चेहरे पर उम्र का असर था और आंखों में कमजोरी। हरिश्चंद्र ने कहा कि वो दरअसल गरीब मजदूरों के लिए कुछ अनाज और मसाले चुरा कर ले जाता था, पर उसे अपनी आंखों से भी डर था। उसने बताया कि महल के कुछ कर्मचारियों की बदहाली उसे रुलाती थी। वो देखता था कि कुछ लोग भूखे रहते हैं, बच्चे तड़पते हैं, और वो कुछ करने के लिए मजबूर हो उठता था। उसने चोरी किया, पर वो इसे अपनी जरूरत से अधिक लोगों की भलाई के लिए करता था। उसकी आंखों में पश्चाताप और दर्द था। उसने कहा, महाराज, मैंने सोचा कि यदि मैं चोरी कर लूं और गरीबों तक पहुंचा दूं तो शायद कोई न्याय बन जाए। अकबर की आंखों में नरमी आई। राहत की एक चमक ने उनके चेहरे को उजागर किया। बीरबल ने कहा, हरिश्चंद्र की नीयत भले ही भलाई की रही हो, पर कानून अलग बात है। पर क्या हम सख्ती से उसकी मदद नहीं कर सकते? क्या हम उसे सुधार कर समाज के लिए उपयोगी नहीं बना सकते? अकबर ने गंभीरता से सोचा और फिर आदेश दिया कि हरिश्चंद्र को सजा न देकर उसे और उन गरीब परिवारों को मदद दी जाए जिनकी वजह से उसने ये कदम उठाया। मसूद की चाल, वो डर जो उसने अनुभव किया था, वो सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि लोग कभी कभी तस्वीर के दूसरे पहलू को नहीं देखते। मसूद ने जो झोला उठाया था वो नकल नहीं था। वो असल में कुछ अनाज और चम्मच का हिस्सा था जिसे हरिश्चंद्र उठाकर बांट रहा था। मसूद ने उसे सुरक्षा के लिए उठाया, पर तब तक ये कार्य बड़ा मुद्दा बन गया था। अकबर ने यह भी घोषणा की कि महल की व्यवस्था में बदलाव होगा, गरीबों के लिए स्थायी व्यवस्था की जाएगी, रात की ड्यूटी में खाने की देन भी सुनिश्चित की जाएगी और रसोई के कामों में समर्पित लोगों को ज्यादा सम्मान दिया जाएगा ताकि कोई मजबूरी में चोरी न करे। बीरबल ने आंखों में शरारत की चमक के साथ कहा, कुछ चालों में सतही तौर पर चालाकी होती है, पर असल चालाकी तो उस हृदय में होती है जो दूसरों के दर्द को समझे। सबने सहमति जताई और इस प्रकार शाही रसोइया की चाल ने महल को एक नई सोच दी, जिसमें सजा की जगह सुधार और दया का संदेश था। मसूद का नाम निर्दोष रहा, पर उसने एक सीख पाई, डर से उठाए हुए कदम कुछ बार गलत आशंकाओं को जन्म दे देते हैं। हरिश्चंद्र ने अपनी गलती मानी और अपनी शेष जिंदगी में लोगों की सेवा के लिए जीना चुना। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की और बीरबल ने विनोद के साथ कहा कि बुद्धि केवल अपराध पकड़ने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत बचाने के लिए भी चाहिए। लाल किले की दीवारें फिर से शांति से चमकने लगी। रसोई में मसालों की खुशबू ने पुरानी तरह बेसुध कर दिया। बीरबल एक छोटे से कोने में खड़े होकर मुस्कुराया। वो जानता था कि असली चालाकी वही है जो दर्द को समझकर समाधान दे, न कि सिर्फ दोषी पकड़कर खुद को महान समझे।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बुद्धि ने आज फिर मेरे राज्य को बचाया, न सिर्फ खजाने से बल्कि दिलों से भी। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, बुद्धि का असली परख तो तब होती है जब वो न्याय और दया दोनों के बीच संतुलन बना दे। इस तरह शाही रसोई की चाल का किस्सा महल में हमेशा के लिए एक कहानी बन गया। एक कहानी जो बताती थी कि दिखावे के पीछे कई बार बड़े कारण होते हैं, कि चोरी हमेशा बुराई की निशानी नहीं होती, और कि कब एक छोटी सी दया, एक सोच और थोड़ी सी समझ से किसी की जिंदगी बदल सकती है। मसालों की तीखी खुशबू, रसोई के चमचों की खनखनाहट और दरबार की गंभीर बातें, सबने मिलकर ये सिखाया कि इंसानियत और न्याय का मेल ही सच्चा शासन है। दरबार की दीवारों पर सुबह की रोशनी जैसे धीरे धीरे मिस्र की किसी पुरानी तस्वीर में रंग भर रही हो, वैसा एहसास था। हवा में हल्की सी नमी थी और लाल किले के आंगन में पत्थर दिनों की थकान से कुछ उबर रहे थे। आगरा का दिन अभी खिल उठा था, पर महल का वातावरण किसी बड़े बदलाव की गंध लिए खामोश था। अकबर का दरबार खींचा सा लगा। उनकी आंखों में वही गंभीरता थी जो किसी राजसी फैसले से पहले रहती थी, किंतु आज उसके साथ एक अंदरूनी बेचैनी भी जुड़ी हुई थी। लोगों की बातें धीरे धीरे कानों तक पहुंच रही थी। बीरबल के खिलाफ कुछ अनकहे संकेत उठ रहे थे, और वही संकेत इतनी चतुराइयों के बीच सुनासा बना हुआ था कि किसी भी पल एक बड़ा तूफान बन सकता था। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ खड़े होकर हंसी और बुद्धि का मेल दिखाते थे, आज कुछ अलग थे। उनका चेहरा अखबार की स्याही में उभरी किसी पंक्ति की तरह संकुचित था। दरबार में उनके प्रति जो निष्ठा और मोहब्बत थी, वही अब कुछ लोगों में खिन्नता में बदलती दिखने लगी थी। वर्षों तक उन्होंने अकबर के न्याय की रक्षा की थी। उनकी बुद्धि ने नाजुक से मामलों को सुलझाया, कड़वी सच्चाइयों को नरम किया, पर अब कुछ लोग इसे अपनी असुरक्षा और सत्ता की भूख में चुनौती के रूप में देखने लगे थे। शक्ति के गलियारों में घुसपैठ एक अजीब उभार बनकर सामने आ रही थी। ऐसे लोगों का समूह जो बीरबल की लोकप्रियता से चिंतित था, जो मानते थे कि एक सलाहकार का असर इतना अधिक होना चाहिए कि वो राजा की रोशनी में खुद को अधिक देखे जाने लगे। उनके दिलों में ईर्ष्या उगाई थी, और ईर्ष्या अक्सर विद्रोह की जड़ बन जाती है। ये विद्रोह अचानक नहीं फूटा था, उसकी बीज पहले से ही बो दिए गए थे, धीमे धीमे पर प्रभावी तरीके से। दरबार के कुछ पुरानी रीतों में अड़चन पैदा करने वाले अधिकारी, जिनके पद बीरबल के कारण महत्व खोते गए थे, अब मिलकर एक साजिश रचने लगे। वे लोग नम्रता के मुखौटे में छिपकर बीरबल की नीतियों पर उंगलियां उठाते, कहानियां बनाते और छोटे छोटे झूठ फूंकते। इन झूठों में धीरे धीरे समाज के कोने कोने तक बातें पहुंचाई गई। ये बताया गया कि बीरबल राजा की शक्ति को अपनी बुद्धि से छीनने की योजना बना रहा है, कि वो बड़ी हस्तियां बनाना चाहता है, और कि उसकी लोकप्रियता का दाम वो राजमहल में निहित रस्मों और सम्मान को छीनने की कीमत पर चुका रहा है। ऐसी बातें हवा में फैलती रहीं और लोगों के दिलों में शक की जड़ें जमा होती गई। बीरबल ने इन हलचल की शुरुआत को महसूस किया। वो समझ गए थे कि हर तिरछी नजर और हर हौले भंवर में उनके काम की छाया है, पर उन्होंने कभी भी अपनी बुद्धि को हथियार नहीं बनने दिया। वो जानते थे कि बुद्धि की सीमा तब तक सुंदर है जब तक वो न्याय और दया के साथ चलती है। पर कैसे बताएं कि सच की धार को कटुता की तलवार कहा जा रहा है? कैसे समझाए कि जो रास्ते उन्होंने सुझाए वे अकबर की भलाई और राज्य की शांति के लिए थे? उनके लिए ये समय परीक्षण बन चुका था, न केवल उनके कौशल का बल्कि उनके चरित्र का भी। और जब चरित्र पर शक की फूर्ती उठती है तो फिर पूरे समाज का संतुलन हिल जाता है। एक शाम जब धूप अपने आखिरी झटकों में रंग बांट रही थी, दरबार में अचानक वातावरण बदल गया। कुछ लोग जो बीरबल के विरोधी थे, उन्होंने राजा के सामने ये बहस उठाई कि क्या ऐसे सलाहकार जिन्हें अत्यधिक सम्मान मिल रहा है, उन्हें सार्वजनिक रूप से पूछताछ के दायरे में लाया जाना चाहिए। उनकी आवाजों में वह ठंडक थी
जो सत्ता की रक्षा के नाम पर उठती है। अकबर की निष्ठा बीरबल के प्रति कठोर थी। वो जानते थे कि बीरबल ने उनके लिए कितने संकटों में दिमाग लगाया है, पर एक राजा का मन भी लोगों की चिंताओं को समझता है। और यदि कुछ लोग इतना जोर देकर कह रहे हैं कि बीरबल अत्यधिक प्रभावशाली हो चुका है, तो अकबर ने सोचा कि मुद्दे की तह तक जाना उचित होगा। उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल को दरबार में आने के लिए बुलाया जाए और सभी आरोपों की सुनवाई की जाए। ये आदेश, जो एक राजा के लिए सामान्य हो सकता था, बीरबल के लिए जैसे किसी परीक्षा का बिगाड़ बन गया। बीरबल शांति से दरबार में आए। उनके कपड़े सामान्य थे, उनकी चाल वही नर्म लेकिन प्रभावित करने वाली थी। वे जानते थे कि ये समय बोलने का समय नहीं, गिराकर बड़ा आरोप खड़ा किया जा सकता था। दरबार में धीरे धीरे उत्तेजना बढ़ने लगी। लोगों के चेहरे बताने लगे कि वे किस ओर झुकते हैं। कुछ ने सचमुच बीरबल के पक्ष में शब्द बोले, पर उन शब्दों की गूंज विरोधियों की तासीर में घुलती जा रही थी। बीरबल ने शांति से कहा, महाराज, जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे मैं स्वीकार करता हूं कि हर निर्णय की छाया अन्याय की तरह कभी कभी किसी दूसरे के माथे पर पड़ सकती है, पर मेरी नियत ने कभी भी किसी को जड़ से निकालने या अपने लिए सत्ता जुटाने की नहीं रही। पर दलीलों के बीच डाले गए संदेहों ने बीरबल का विश्वास हिला दिया। नहीं, बीरबल का स्वाभिमान नहीं हिला, पर यह अनुभव हुआ कि लोकप्रियता की चमक ही कितनी जल्दी किसी के लिए अखर सकती है। कई लोगों के अनुसार इस बगावत की असली वजह थी व्यक्ति जिसे शक्ति की भूख ने पकड़ लिया था। उसने बीरबल की लोकप्रियता को अपने रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। उस व्यक्ति का नाम था मिथुन, जो कभी बीरबल का दोस्त रहा था, पर अब उसकी महत्वाकांक्षा बीरबल के बढ़ते प्रभाव से जल उठी थी। मिथुन अपने भीतर उष्णता रखता था। वो चाहता था कि उसका नाम भी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में छपे। उसने धीरे धीरे अपनी सूचनाओं के जाल को बुनना शुरू किया। छोटी छोटी बातें मुल्क की राजनीति के कानों में फुसफुसाई गई और जल्द ही ये जाल विस्तार पाने लगा। मिथुन ने उन लोगों को अपने साथ जोड़ा जो परिस्थितियों से नाराज थे, कुछ जिनके पद घटे थे, कुछ जिन्हें बीरबल के शब्दों से दंड मिला था। उन सबका मिलन बगावत का रूप ले रहा था। मिथुन के भीतर ये विचार पनपा कि यदि बीरबल को हटाया जा सके तो वो अपनी जगह ले लेगा और फिर उसका समय आएगा। किंतु मिथुन अकेला नहीं था। उसके इर्द गिर्द कुछ ताकतें भी जुड़ चुकी थी जिनके हित बीरबल से टकरा रहे थे। उदाहरण के तौर पर कुछ व्यापारी जिनके व्यापार पर बीरबल के सुझावों ने असर डाला था, अब खुलकर इस विद्रोह में शामिल हो गए। वे लोग बीरबल की ईमानदारी को सवाल के घेरे में लाने लगे। कहते थे कि बीरबल का व्यवहार प्रत्यक्ष रूप से प्रजा के हित में न होकर उसकी स्वयं की महिमा के लिए है। धीरे धीरे ये भावना बढ़ती गई कि बीरबल को दंड मिलना चाहिए। ये दंड केवल आरोपी के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से जनता के समक्ष एक सबक था कि कोई भी सलाहकार सीमा से बाहर जाकर सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता। बीरबल के लिए यह समय सबसे कठिन था। वो जानते थे कि उनका समर्थन अकबर ही कर सकता है, पर अकबर का मन भी दुविधा में था। राजा चाहते थे कि राज में शांति स्थापित रहे और लोग विश्वास से भरें, पर साथ ही उन्हें यह भी देखना था कि यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो दरबार में अव्यवस्था फैला रहा है तो उस पर लगाम लगाई जाए। अंततः अकबर का निर्णय आया। बीरबल को अस्थायी रूप से पद से अलग करने की बजाय उन्हें एक सार्वजनिक परीक्षण के लिए आमंत्रित किया गया, जहां वे अपने खिलाफ उठे हर आरोप का उत्तर देंगे और यदि दोष सिद्ध हुआ तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ये आदेश हालांकि न्याय के नाम पर दिया गया, पर जनता की धारणा में इसे किसी तरह की सार्वजनिक अपमान का रूप बनता दिखा। जनमन में धड़कन तेज थी। बीरबल के विरोधियों ने उत्साह से इस आदेश को स्वीकार कर लिया। ये उनके लिए अवसर था कि वे बीरबल को सार्वजनिक रूप से बेनकाब कर सके, पर बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भीतर की शांति को थामे रखा और तैयारियों में जुट गए। वे जानते थे कि न्याय का सामना सतर्कता और स्पष्टता से करना चाहिए, पर साथ ही उन्हें यह भी समझना था
कि यदि ये प्रक्रिया केवल दिखावे की हो तो सच्चाई कहीं खो जाएगी। उनको आभास हुआ कि वो समय आ गया है जब वे अपनी बुद्धि के साथ साथ मानवीयता की भी परीक्षा देंगे कि क्या वे अपने खिलाफ उठे विद्रोह का सामना केवल शब्दों से करेंगे या हार्दिक उस कारण तक पहुंचेंगे जिसने लोगों को विद्रोह की ओर प्रेरित किया। तय हुआ कि सार्वजनिक परीक्षण में बीरबल खुद ही लोगन के मध्य पहुंचेंगे और वे हर आरोप का तथ्य और मूल जांच कर खुलासा करेंगे। उन्होंने दरबार के समक्ष कहा कि वे कोई रक्षा नहीं करेंगे जो आंखें बहकाए, पर वे हर उस सत्य की रक्षा करेंगे जो न्याय की रक्षा करता है। बीरबल की ये बात सुनकर कुछ लोगों में सहानुभूति जागी, पर विरोधी समूह ठान चुका था कि वे उसे बदनाम करके रहेंगे। उनकी रणनीति अब जाल बिछाने की थी। वे झूठ और सत्य के बीच चौकन्ने बने हुए थे ताकि जनता की आंखों में भ्रम बना रहे। प्रतिदिन के बहसों के बीच आना जाना और आपसी आरोप प्रत्यारोप की एक महाअभियान चली, पर बीरबल ने हर बार शुद्धता की बात की। उन्होंने अकबर को भी अनेक बार याद दिलाया कि शासन का मूल स्तंभ न्याय है और न्याय वह है जो निर्णायक तथ्यों पर आधारित हो, न कि केवल सुनी सुनाई बातों पर मिथुन और उसके सहयोगियों ने जनता के बीच ये संदेश विद्यमान कर दिया कि बीरबल ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया है, और धीरे धीरे कुछ मध्यम वर्गीय लोग भी इस धारणा से प्रभावित होने लगे कि बीरबल का वर्चस्व राज्य के हित में ठीक नहीं है। ये वो क्षण था जब परिस्थितियां खतरनाक रूप ले रही थी। लोगों की उत्सुकता और मिथुन की चाल ने मिलकर एक विस्फोटक माहौल बना दिया था। एक रात जब मौसम में आंधी सी गुजरी और महल के बाहर कुछ लोग बेवक्त इकट्ठा हो गए, मिथुन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि बीरबल को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाए। उनकी योजना थी कि बीरबल के विरुद्ध आरोपों को इतना बड़ा प्रसारित किया जाए कि जनता खुद ही उसे शर्मसार कर दे। उन्होंने कुछ झूठे दस्तावेज तैयार किए, कुछ अफवाहें उड़ाई और धीरे धीरे लोगों के बीच ये बात फैलाई कि बीरबल ने किसी विदेशी व्यापारिक घराने से गुप्त सौदा किया है ताकि अपनी स्थिति मजबूत कर सके। ये आरोप भले ही बेबुनियाद था, पर जब उसे कूटनीतिकता और भय के साथ प्रस्तुत किया गया तो कुछ लोगों ने उसे सच मान लिया। बीरबल, जो न केवल बुद्धिमान थे बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुके थे, ने इस चुनौती का सामना शांतिपूर्वक करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यदि वे क्रोध में आकर विरोधियों को जवाब देंगे तो केवल आग और हवा का उथल पुथल बढ़ेगा, पर अगर वे सत्य की रोशनी को धीरे धीरे जगाएंगे तो समाज की आंखें खुलेंगी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने अतीत के कामों की सार्वभौमिक रूप से व्याख्या करेंगे। उनकी हर नीति, हर सुझाव और हर निर्णय की तह पर जनता को ले जाएंगे, और यही उन्होंने किया। एक खुले समागम में जहां राजा ने अनुमति दी, बीरबल ने अपनी बातें रखी। उनका भाषण सुलझा हुआ, मार्मिक और तार्किक था। उन्होंने दिखाया कि कैसे उनके सुझावों ने राज्य के ढांचे को मजबूत किया, कैसे उनकी नीतियों ने गरीबों को लाभ पहुंचाया और कैसे छोटे छोटे विद्रोहों को रोका गया। पर सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने ये भी दिखाया कि कभी कभी कटु निर्णय भी समाज की रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। उनके शब्दों ने कुछ लोगों के दिलों को छू लिया। शहर के कोनों से आए वे लोग, जिन्हें पहले मिथुन ने भ्रमित किया था, अब सोचने लगे कि क्या उनके विश्वास में छल था। पर मिथुन और उसके साथियों ने जल्दी से नए दाव खेले। वे कुछ पुराने मामलों को उछालते हुए ये दिखाने लगे कि बीरबल ने किसी बार किसी की अनुचित निंदा में भाग लिया था। ये आरोप सीधे तौर पर व्यक्तिगत हितों से जुड़ा हुआ था। एक समय अकबर के कुछ अधिकारियों ने बीरबल की नीतियों के कारण अपने पद खो दिए थे और अब वे इसका बदला लेना चाहते थे। उनकी चालें इतनी कुचालू और समयबद्ध थी कि एक सामान्य नजरिया इनके पीछे की साजिश को पहचान न पाया। हालांकि बीरबल ने हर बार तथ्यों के आधार पर जवाब दिया, पर जनता की भावनाएं, जो कभी कभी अतिसर होती है, वहां भी प्रभाव डालती रही। फिर एक दिन
एक ऐसा मोड़ आया जिसने सारे खेल बदल दिए। एक युवा लड़की जिसका नाम था राधा, जो महल के समीप रहती थी और जिसे बीरबल का मानवीय दृष्टिकोण प्रभावित करता था, उसने खुलकर दरबार में आकर कहा कि उसने स्वयं देखा है कि बीरबल ने कितनी बार गरीबों के लिए कदम उठाए हैं। उसकी आवाज, जो सच्चाई का स्वर थी, ने जनता के बीच एक नई हलचल पैदा की। राधा ने बताया कि कैसे बीरबल ने रात में आकर एक असहाय परिवार के लिए दवाएं और अनाज पहुंचाया, कैसे उन्होंने एक अनाथ बच्चे को शिक्षा दिलाई और कैसे उन्होंने एक बेघर वृद्ध की मदद की। उसकी बातें सीधे लोगों के दिलों पर चोट कर गई। लोगों में जो बेचैनी थी वो कुछ न कुछ बदलने लगी। राधा की गवाही ने मिथुन को हिला दिया। उसने नहीं सोचा था कि लोग इतनी आसानी से अपने शक की ओर झुकेंगे, पर मिथुन हारने वाला नहीं था। उसने अपने पुराने दस्तावेजों को फिर से उठाया और उन पर जोर देकर कहा कि बीरबल ने कुछ मामलों में गुप्त बैठकों के द्वारा निर्णय लिए थे, जिनका उद्देश्य केवल उनकी स्वार्थ सिद्धि थी। ये आरोप अब और ज्यादा तीव्र हो गया और दरबार में माहौल एक बार फिर गर्मा गया। अकबर, जो अब तक धैर्य दिखा रहे थे, ने सोचा कि ये लड़ाई केवल शब्दों की नहीं, बल्कि सत्ता के समीकरणों की है। उन्होंने महसूस किया कि यदि ये विवाद और बढ़ा तो राज्य की शांति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक स्वतंत्र मंडल बनाया जाए, जो सबूतों की तह तक पहुंचेगा और निष्कर्ष देगा। मंडल की कार्यवाही शुरू हुई। वे दस्तावेज इकट्ठा करने लगे, गवाहों से पूछताछ की गई और हर उस केस की जांच हुई जिसे विरोधियों ने उठाया था। जांच में कई झूठ सामने आए। कुछ माना गया कि मिथुन के लोग किसी के कहने पर साजिश कर रहे थे, किंतु सबूतों की बारीकियों ने दिखाया कि मिथुन की योजनाओं में भी कुछ सत्य था। कुछ मामलों में बीरबल की राय को लागू करने से कुछ लोगों को संवेदनशील नोकझोंक का सामना करना पड़ा था। यह सत्य बीरबल की नीयत का विरोधाभास नहीं था। यह केवल यह दर्शाता था कि हर निर्णय का कोई न कोई करंट होता है। कोई व्यक्ति उसका लाभ पाता है तो कोई हानि। बीरबल के विरोधियों ने इसका भरपूर फायदा उठाया, पर जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मिथुन ने कई जानबूझकर तथ्यों को विकृत करके प्रस्तुत किया था। कुछ दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई थी और कुछ गवाहों को दबाव डाला गया था कि वे कुछ विशेष शब्द बोले। ये खुलासा लोगों में चौंक पैदा कर गया और मिथुन के समर्थन में टूट पैदा हुई। जांच के परिणामों ने दिखाया कि बीरबल का दायित्व और कार्य अक्सर स्थितियों के अनुरूप निर्णय होते थे, और जबकि कुछ निर्णयों ने कुछ लोगों को चोट पहुंचाई थी, पर उनका मुख्य उद्देश्य राजा और राज्य की भलाई थी। मिथुन और उसके साथियों के दावे कई मामलों में बेबुनियाद पाए गए। अंततः मंडल ने अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया और सिफारिश की कि बीरबल को मुक्त किया जाए और मिथुन और उसके प्रमुख सहयोगियों को चेतावनी दी जाए, क्योंकि उन्होंने झूठ और छल से समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की थी। अकबर ने विचार करके निर्णय लिया कि मिथुन को जिम्मेदारी के साथ दंडित किया जाए, पर क्रूरता से नहीं। उन्होंने चाहा कि यह मामला सबक बने कि ईर्ष्या और सत्ता की इच्छा किस तरह समाज को तोड़ सकती है। जब अदालत ने अपना निर्णय सुनाया तो बीरबल ने शांति से कहा, महाराज, न्याय के साथ चलना ही सच्चे राज्य की पहचान है। लोगों में खुशी की लहर दौड़ी, पर बीरबल ने भी कुछ आवश्यक बात कही। उन्होंने कहा कि यदि सत्ता और प्रभाव का इस्तेमाल किसी के लिए नुकसानदेह बने तो इसे नियंत्रित करना होगा, पर साथ ही समाज को भी समुचित समझ और धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्रोह केवल तब तक जन्म लेता है जब लोग न्याय नहीं पाते या वे अपने दुख को आवाज नहीं दे पाते। इन शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि कहीं न कहीं उनकी असहमति का कारण क्या था और क्या वे खुद सत्य को ठीक तरह से पहचान पाए थे। मिथुन को छोटी सी सजा दी गई। उसे कुछ समय के लिए काफी दायित्वों से हटा दिया गया और उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया। उसके सहयोगियों में से कई को भी चेतावनी मिली और कुछ को शिक्षा दी गई कि कैसे राजनीति और महत्वाकांक्षा को सीमित दायरे में रखा जाए।
ताकि किसी भी प्रकार के छल प्रपंच से समाज प्रभावित न हो। बीरबल को फिर से दरबार में स्वीकार किया गया, पर उन्होंने ये भी कहा कि वे अब अधिक सावधान रहेंगे, न कि अपनी सिद्धियों में पर अपने प्रभाव के दायरे में, ताकि भविष्य में कोई भी उनके नाम पर भ्रम पैदा न कर सके। समय धीरे धीरे बहता रहा। बीरबल की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई, पर इस घटना से सभी ने कुछ सीखा कि बुद्धि और लोकप्रियता के बीच एक सूक्ष्म संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, और कि समाज को अपने अहंकार और ईर्ष्या से ऊपर उठकर तथ्यों पर सोचने की आवश्यकता है। बीरबल ने अपनी हरकतों में और भी ज्यादा पारदर्शिता लाई, और अकबर ने प्रशासन में और अधिक संप्रभुता और जवाबदेही के नियम लागू किए। मिथुन, जिसने अपनी महत्वाकांक्षा से अंधेरा बना लिया था, ने भी पश्चाताप के साथ अपने कर्मों का पुनर्मूल्यांकन किया, और धीरे धीरे उसने समझा कि सच्ची सफलता हिंसा और छल से नहीं, पर परिश्रम और ईमानदारी से मिलती है। ये कहानी महल में एक दीर्घकालिक याद बनकर रह गई, एक चेतावनी की तरह कि किस प्रकार व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक अस्थिरताएं मिलकर एक चमकदार व्यक्ति के खिलाफ बगावत की आग जला सकती है, और कैसे बुद्धि की परीक्षा केवल सत्य को साबित करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसे मानवता और सहानुभूति की कसौटी से भी गुजरना पड़ता है। बीरबल ने न केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाई, बल्कि उस घटना से एक नई समझ और सहनशीलता भी प्राप्त की, और अकबर ने अपने दरबार की कठोरता और संवेदनशीलता को संतुलित कर यह दिखाया कि शासन का असली अर्थ केवल कानून नहीं, पर न्याय और करुणा का सम्मिलित रूप है। रात की चुप्पी इतना घना थी कि लाल किले की ऊंची दीवारें भी मानो खुद को सुनहरी चादर में थमे हुए महसूस कर रही थी। महल के आंगन में एक एक दीपक की लौ धीरे धीरे झिलमिला रही थी, और उन लहराती लौ में बीरबल का चेहरा किसी परछाई की तरह प्रदर्शित हो रहा था, हमेशा की तरह शांत, कभी कभी मनम सोचकर मुस्कुराता हुआ। उस शाम दरबार में बात थी साधारण। अकबर ने कहा कि अगले दिन उनका एक बड़ा भोज होगा, विदेशी दूत आएंगे, और लोगों को दिखाना होगा कि यहाँ के व्यंजन कितने परिष्कृत हैं। पर बीरबल के मन में एक अलगसी ललक थी, एक नन्हासा विचार जो पला फला कर बड़ा बन गया था। आज वो कुछ नया करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो सिर्फ बुद्धि का प्रदर्शन न हो, बल्कि लोगों के दिलों को भी छू ले। बीरबल ने कुछ दिनों से यह देखा था कि दरबार में जहां हर चीज को परखा जाता है, वहां लोगों की छोटी छोटी नाराजगियां और शिकायतें चुपचाप बढ़ती जा रही थी। व्यापारी अपने अपने हितों की चिंता करते, सैनिक अपनी ड्यूटी के बोझ से थके हुए, नौकर चाकर जीवन की सादगी में ढलते। सबके भीतर कहीं न कहीं एक असंतोष का दाना पनप रहा था। बीरबल ने सोचा कि यदि हम सबके लिए एक ऐसा व्यंजन तैयार करें जो सरल हो पर सभी की भूख मिटा दे, तो क्या न केवल पेट भरेगा बल्कि दिल भी भराएंगे। और तभी उनके मन में खिचड़ी का विचार आया, एक साधारण सी खिचड़ी जिसमें मसालों की झलक कम, पर प्यार और समझ का स्वाद भरपूर हो। वो चाहते थे कि अगला भोज भव्यता का नहीं, बल्कि सहृदयता का उद्घोष करे। खिचड़ी, वही भोजन जो खेत के मेल से, गांव के आंगन से जुड़ा है। उसे महल की शान में परोसकर बीरबल ने देखना चाहा कि क्या साधारण चीजें भी महान संदेश दे सकती है। अगली सुबह बीरबल रसोई में गए। रसोई का माहौल हमेशा की तरह हलचल से भरा था। चूल्हों की आग, कड़ाही की खनखनाहट, रसोइयों की पुकार धुन। पर बीरबल ने आज आदेश नहीं दिया। वे चले गए जैसे कोई मित्र मिलने आ गया हो। मसूद, जो शाही रसोई का मुखिया था, बीरबल को देखते ही झुक कर मिले। बीरबल ने बिना किसी भव्यता के कहा, मसूद, कल के भोज के लिए खिचड़ी बनाए, पर वो खिचड़ी महल की खिचड़ी न हो, बल्कि हमारी राजसभा की खिचड़ी हो। मसूद ने चौंक कर पूछा, महाराज, क्या आप चाहेंगे कि हम सरल दाल चावल उसी तरह पकाए जैसे गांव में खाते हैं? बीरबल ने अपनी मुस्कान में वही गर्मजोशी मिलाई और कहा, हाँ, उसी तरह, पर इसमें और एक चीज जोड़ो, हर कौर में लोगों के लिए समझने की भाषा भी घुली हो। खबर हवा में उड़ गई, बीरबल की खिचड़ी। कुछ लोगों ने सोचा कि ये मजाक है,
कुछ ने इसे अपमान की तरह देखा। शाही खाने पर खिचड़ी? पर बीरबल ने अपनी योजना खामोशी से आगे बढ़ाई। उन्होंने आदेश दिया कि रसोई से महंगे जड़ी बूटियां और विदेशी मसाले हटा दिए जाएं और केवल घर के देसी चावल, दाल, घी, हल्का सा हींग और अदरक ही उपयोग में आए। रसोई के कर्मचारियों में एक हल्की सी बेचैनी आई, पर बीरबल ने समझाया कि यह भोज किसी एक की महिमा के लिए नहीं, बल्कि राज्य की आत्मा के लिए होगा, जहां राजा और प्रजा दोनों एक ही थाली से खाते हैं, जहां सवाल और जवाब दोनों खुलकर सामने आएंगे। कुछ लोगों को यह बात समझ आई, कुछ को नहीं। मिथुन, जो हमेशा बीरबल के खिलाफ आंखों में चमकते रहते थे, ने इस योजना को तुच्छता से देखा और कहा कि खिचड़ी जैसी सादगी से क्या संदेश भेजा जाएगा। पर बीरबल की आंखों में ठहराव था। वे जानते थे कि सादगी में ही अक्सर सबसे बड़ा संदेश छिपा होता है। भोज का दिन आया। महल के आंगन को साधारण चटाइयों और दियों से सजाया गया था। आमंत्रित लोगों की सूची में उच्च पूज्य राज दरबारी भी थे और साथ ही गांव के कुछ प्रतिनिधि भी, जो अक्सर किसी बड़े उत्सव में नहीं बुलाए जाते थे। अकबर स्वयं बिना किसी भव्य पोशाक के आए, साधारण धोती कुर्ता में। ये दृश्य लोगों को हैरान कर गया। राजा का ये सामान्य रूप लोगों के दिलों में सहजता की हवा भर रहा था। बीरबल ने सबका ध्यान खींचते हुए कहा, आज हम खिचड़ी खाएंगे। कुछ हैरानी भरी हंसी हुई, पर जनता की भीड़ में बैठी एक वृद्ध महिला ने कहा, महाराज, खिचड़ी तो हमारे घर की रोटी है, पर यदि आप महाराजा होकर खिचड़ी खाते हैं तो उसे अहमियत और बढ़ जाएगी। उस महिला की सादगी ने हवा में एक मीठी सी गूंज फैला दी। भोजन सामने आए और हर थाली में उसी तरह की साधारण खिचड़ी रखी गई, पर उसमें घी की सही मात्रा, दाल का संतुलन और नमक का परिमाण ऐसा था कि हर कौर में स्वाद का संतुलन बना हुआ था। पर बीरबल का असली खेल स्वाद में न था, बल्कि बातचीत में था। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को खाने से पहले अपने बगल वाले से एक सवाल पूछना है। कोई भी सवाल, बड़ा या छोटा, और बगल वाला उत्तर दे। ये नियम सुनकर चौंक एक बार फिर फैली। क्या दरबार की गंभीरता इस तरह परोसी जा रही थी? पर अकबर ने आंख हिलाकर संकेत दिया और धीरे धीरे लोगों ने अपने अपने बगल वालों से सवाल पूछना शुरू किया। तुम्हारे मन का सबसे बड़ा दुख क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? तुम किससे डरते हो? प्रश्न किसी भी औपचारिकता में नहीं थे, वे सीधे दिल से उठ रहे थे। पहला दौर शांतिपूर्ण रहा। व्यापारी ने जवानी के दिनों की हिम्मत का किस्सा सुनाया। सैनिक ने अपने पहले युद्ध की याद बताई। नौकर ने घर की मासूम बेटी की पढ़ाई की चिंता बताई। बातें सीधी और बिना ढाल के थी, और खिचड़ी हर कौर के साथ जैसे एक पुल का काम कर रही थी, अलग अलग दिलों को जोड़ते हुए। यह दृश्य बीरबल के लिए उत्साह बढ़ाने वाला था। पर तभी मिथुन ने मौका देखा। उसने जोर से कहा, यदि हम ये सब बस कहानियों तक सीमित रख दें तो क्या बदलाव आएगा? क्या बातों से पेट भर जाएगा? उसकी आवाज में तीखापन था। पर बीरबल ने शांति से देखा और कहा, बातें ही तो बदलाव लाती हैं, पर यदि बातें केवल हवा में उड़कर रह जाएं, तब बात अलग है। तभी बीरबल ने दूसरे प्रयोग का आदेश दिया। हर व्यक्ति को खाने के बाद एक छोटा सा दान देना होगा। वह दान किसी को भी किया जा सकता है, पर वह दान खाना दौर और उपयोग की वस्तु होना चाहिए। अनाज, कपड़ा, औषधि, जो भी मदद कर सके। ये नियम सुनकर कुछ चेहरों पर झिझक आई, पर कईयों ने तुरंत उठकर दान दिया। एक व्यापारी ने थाली में से कुछ चावल उठाए और पास बैठे एक बूढ़े किसान को दे दिए, जिसे हंसी में भीगती आंखों से देखकर लगे कि उसे इसकी जरूरत थी। सैनिक ने अपने पास रखे एक छोटे से सूटकेस में से कुछ औषधि निकाली और एक बच्चे के हाथ में रख दी, जिसे बीमार खांसी थी। इसने माहौल बदल दिया। जहां पहले लोग महल की नीति और सत्ता की बातों से उलझे थे, अब वे सीधे उन जिंदगियों से मिल रहे थे जो रोजमर्रा की परेशानियों से जूझती थी। खिचड़ी का हर कौर एक बहाना बन गई कि लोग अपने साथियों के दुख को पहचाने और मदद करें।
बीरबल ने देखा कि मिथुन की आंखों में चिढ़ बढ़ रही थी। उसकी योजना असफल होती दिख रही थी। पर मिथुन हारकर नहीं बोला। उसने एक और चाल चली। उसने एक शायर को बुलवाया और कहा कि वो खिचड़ी के नाम पर एक मजाकिया निबंध पढ़े जिसमें बीरबल की आलोचना भरी हुई थी। शायर ने मंच पर आकर कहा, जो लोग सादगी को राज की गरिमा के साथ जोड़ देते हैं वे अक्सर दिखावे के रूप में कुछ और ही छिपाते हैं। उसका ताना साफ था, बीरबल पर व्यंग्य। कुछ लोग हंसे, कुछ ने असहजता जताई। बीरबल ने शांति से सुना और फिर कहा, यदि कोई मेरे काम में कमी बताना चाहता है मैं सुनने को तैयार हूं, पर यदि वो केवल व्यंग्य और घटिया साजिश है तो हमें उसे अलग करना होगा। उसकी ये बात सुनकर लोग फिर से सोचने लगे। भोजन के बाद की सबसे असरदार घटना तब हुई जब बीरबल ने लोगों को कहा कि वे एक दूसरे के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा ले। यानी वे बीरबल ने एक तालिका निकाली जिसमें उन लोगों के नाम थे जो महल के आसपास की बस्ती में रहते थे और जिनकी जरूरतें अक्सर अनदेखी रह जाती थी। हर व्यक्ति को किसी एक परिवार का नाम दिया गया और कहा गया कि वे अगले महीने तक उस परिवार की सहायता करें, भाड़ा दें, खर्च उठाएं या पढ़ाई का जिम्मा लें। ये विचार लोगों के लिए अजीब था, पर बीरबल जानते थे कि असल परिवर्तन रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में ही आता है। कुछ लोगों ने हां कहा, कुछ ने सिरे से मना कर दिया। मिथुन ने फिर से तिनका उठाया और कहा कि यह सिर्फ दिखावा है। महल के लोग कैसे इन कामों को का उल्लेख कर रहे हैं, पर क्या यह स्थायी होगा? पर बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, अगर एक भी परिवार की जिंदगी बदलती है तो नाटक ही सही, पर वो नाटक अपने आप में जीत है। समय के साथ खिचड़ी का असर बढ़ता गया। आमने सामने बैठकर पूछे गए सवालों ने लोगों की सोच बदल दी। जहां पहले सत्ता और पद की बातें थी, अब मानवीय कहानियां थी। किसान ने राजा से अपनी फसल की सच्चाई बताई और राजा ने न केवल सुनकर सहानुभूति दिखाई बल्कि बौरी निर्देश देकर कुछ सहायता भी की। ये दृश्य लोगों को हिला गया। राजाधानी में ऐसी खुलेपन की परंपरा का होना कुछ नया था। बीरबल ने सबको बताया कि एक नियम यह भी होगा कि जो कोई भी किसी परिवार की मदद का वायदा करता है उसे अपना नाम सार्वजनिक रूप से बताना होगा ताकि वह छिप न सके और उसकी जवाबदेही हो। ये विचार कुछ लोगों को परेशान कर गया, पर बीरबल ने कहा कि जवाबदेही ही सच्चे परिवर्तन की कुंजी है। दिन बिता, खिचड़ी का त्योहार खत्म हुआ, पर उसका असर लंबे समय तक रहा। कुछ लोग सच्चे मन से मदद में जुट गए। व्यापारी ने एक नया विद्यालय शुरू किया। सैनिकों ने सामूहिक रूप से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और नौकर चाकरों ने अपनी पगडंडी में रहने वाले बुजुर्गों के लिए मिलकर एक चक्की, रोटी बनाने का स्थान बनवाई। धीरे धीरे महल के चारों ओर एक उत्साह की लहर उठती दिखी। लोग अब एक दूसरे की जरूरतों को पहचानने लगे थे। मिथुन, जो अपनी साजिशों में फंसा हुआ था, देखकर चिढ़ता रहा, पर उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई। बीरबल ने न केवल जनता का दिल जीता बल्कि दरबार की मानसिकता में भी एक तरह का परिवर्तन लाने का काम कर दिया। लोगों ने अनुभव किया कि राज न केवल आदेश देने वाला है बल्कि उन जीवनों का भी सहारा बन सकता है जिन्हें अक्सर उपेक्षा मिलती थी। पर खिचड़ी की कहानी सिर्फ बदलाव का उत्सव नहीं रही, उसने बीरबल के लिए भी एक गहरा सबक छोड़ दिया। उसने ये सिखाया कि शान शौकत और लाल फीताशाही के बीच भी सादगी की जगह हो सकती है। राज दरबार की बढ़ी चढ़ी रस्मों के बीच भी इंसानियत की जरूरत कभी कम नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने महसूस किया कि बुद्धि केवल वाक्यों की धार नहीं बल्कि दिलों की समझ भी है, और जब वही बुद्धि दूसरों की जरूरतों को पहचानने में लग जाती है तो वो सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, जो तलवार की धार से भी ज्यादा असरदार होती है। समय के साथ बीरबल की खिचड़ी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। यात्रियों ने ये बात अपने अपने शहरों में सुनाई और लोग फोनियों फकीरों की तरह अपने अपने गांवों में भी ऐसे भेंट और मानवता के समारोह आयोजित करने लगे। कहीं पर लोग अकबर की तरह अपने कपड़ों को सादगी में बदलने लगे, तो कहीं पर राजनेताओं ने
सार्वजनिक समर्थन के नाम पर केवल दिखावा करने की बजाय आगे आकर वास्तविक मदद का वादा निभाया। बीरबल जान गए थे कि असली जीत बस एक भोज जितनी छोटी नहीं थी, वो तो एक बीज था जिसे लोगों ने रोपा, सींचा और फल पाकर अनुभव किया। और इस अनुभव ने छोटे छोटे समाजों में दूरगामी असर छोड़ा। कई साल बीत गए, महल में नए लोगों के आने जाने का क्रम चलता रहा, पर खिचड़ी की वो शाम एक ऐसी कहानी बन गई जो बच्चों को सुलाते समय सुनाई जाती थी। लोगों को याद आता कि कैसे एक साधारण थाली ने दरबार की कठोरता को नरम किया, कैसे बड़े बड़े ठहरे हुए लोगों ने अपने कर्तव्यों और मानवीय जरूरतों के बीच पुल बनाया, और कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति ने दिखाया कि दया और न्याय का मेल ही सच्चा शासन है। बीरबल की खिचड़ी का नाम ही अब एक प्रतीक बन गया, सहृदयता की, सादगी की और साझा जीवन जीने की। कई बार देर रात बीरबल अकेले महल के बगीचे में बैठकर सोचते, क्या वो और कुछ कर सकते थे? पर जब वे उन बच्चों की हंसी, उन बूढ़ों की राहत और उन परिवारों की आंखों में चमक देखते, तो उनके मन में संतोष की लहर उठती। उन्होंने जाना कि राज का अर्थ केवल वही नहीं जो शून्य गोलों में आंकड़े बटोरता है, बल्कि वह भी है जो एक एक जान का वजन समझे। और खिचड़ी वही सरल दाल चावल। उसने ये सिखाया कि यदि हम सब मिलकर एक दूसरे का बोझ बांट लें तो जीवन हल्का हो जाता है और शासन भी मानवीय बन जाता है। आखिरकार बीरबल की खिचड़ी ने महल को और उस समाज को बदल दिया जहां शान, रस्म और शक्ति के बीच इंसानियत की जगह कम पड़ जाती थी। उस साधारण थाली ने दिखाया कि सबसे गहरी बातें अक्सर सबसे सरल रूप में आती हैं। एक कौर खाना, एक सहारा देना, एक सवाल पूछना और एक हाथ बढ़ाना, और यही चीजें मिलकर दुनिया को थोड़ा सा बेहतर बना देती है। बीरबल ने एक बार फिर यही सिद्ध किया कि बुद्धि का सच्चा उपयोग तब है जब वो दूसरों के दुख को कम करने में लगती है, न कि केवल शब्दों के खेल में फंसती है। उनकी खिचड़ी जो एक भोज में परोसी गई थी, वो आज भी लोगों की कहानियों में एक मिठास बनकर घुली रहती है, याद दिलाती हुई कि सच्ची महानता कभी दिखावे में नहीं बल्कि सादगी और सहृदयता में होती है। भोजन के बाद की सबसे असरदार घटना तब हुई जब बीरबल ने लोगों को कहा कि वे एक दूसरे के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा लें। यानी वे बीरबल ने एक तालिका निकाली जिसमें उन लोगों के नाम थे जो महल के आसपास की बस्ती में रहते थे और जिनकी जरूरतें अक्सर अनदेखी रह जाती थी। हर व्यक्ति को किसी एक परिवार का नाम दिया गया और कहा गया कि वे अगले महीने तक उस परिवार की सहायता करें, भाड़ा दें, खर्च उठाएं या पढ़ाई का जिम्मा लें। ये विचार लोगों के लिए अजीब था, पर बीरबल जानते थे कि असल परिवर्तन रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में ही आता है। कुछ लोगों ने हाँ कहा, कुछ ने सिरे से मना कर दिया। मिथुन ने फिर से तिनका उठाया और कहा कि ये सिर्फ दिखावा है। महल के लोग कैसे इन कामों को का उल्लेख कर रहे हैं, पर क्या ये स्थायी होगा? पर बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, अगर एक भी परिवार की जिंदगी बदलती है तो नाटक ही सही, पर वो नाटक अपने आप में जीत है। समय के साथ खिचड़ी का असर बढ़ता गया। आमने सामने बैठकर पूछे गए सवालों ने लोगों की सोच बदल दी। जहां पहले सत्ता और पद की बातें थी, अब मानवीय कहानियां थी। किसान ने राजा से अपनी फसल की सच्चाई बताई और राजा ने न केवल सुनकर सहानुभूति दिखाई बल्कि बौरी निर्देश देकर कुछ सहायता भी की। ये दृश्य लोगों को हिला गया। राजाधानी में ऐसी खुलेपन की परंपरा का होना कुछ नया था। बीरबल ने सबको बताया कि एक नियम यह भी होगा कि जो कोई भी किसी परिवार की मदद का वायदा करता है, उसे अपना नाम सार्वजनिक रूप से बताना होगा ताकि वह छिप न सके और उसकी जवाबदेही हो। ये विचार कुछ लोगों को परेशान कर गया, पर बीरबल ने कहा कि जवाबदेही ही सच्चे परिवर्तन की कुंजी है। दिन बिता, खिचड़ी का त्योहार खत्म हुआ, पर उसका असर लंबे समय तक रहा। कुछ लोग सच्चे मन से मदद में जुट गए। व्यापारी ने एक नया विद्यालय शुरू किया, सैनिकों ने सामूहिक रूप से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और नौकर चाकरों ने अपनी पगडंडी में रहने वाले बुजुर्गों के लिए मिलकर
एक चक्की रोटी बनाने का स्थान बनवाई। धीरे धीरे महल के चारों ओर एक उत्साह की लहर उठती दिखी। लोग अब एक दूसरे की जरूरतों को पहचानने लगे थे। मिथुन, जो अपनी साजिशों में फंसा हुआ था, देखकर चिढ़ता रहा, पर उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई। बीरबल ने न केवल जनता का दिल जीता, बल्कि दरबार की मानसिकता में भी एक तरह का परिवर्तन लाने का काम कर दिया। लोगों ने अनुभव किया कि राज न केवल आदेश देने वाला है, बल्कि उन जीवनों का भी सहारा बन सकता है जिन्हें अक्सर उपेक्षा मिलती थी। पर खिचड़ी की कहानी सिर्फ बदलाव का उत्सव नहीं रही। उसने बीरबल के लिए भी एक गहरा सबक छोड़ दिया। उसने ये सिखाया कि शान शौकत और लाल फीताशाही के बीच भी सादगी की जगह हो सकती है। राज दरबार की बढ़ी चढ़ी रस्मों के बीच भी इंसानियत की जरूरत कभी कम नहीं होनी चाहिए। बीरबल ने महसूस किया कि बुद्धि केवल वाक्यों की धार नहीं, बल्कि दिलों की समझ भी है। और जब वही बुद्धि दूसरों की जरूरतों को पहचानने में लग जाती है, तो वो सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, जो तलवार की धार से भी ज्यादा असरदार होती है। समय के साथ बीरबल की खिचड़ी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। यात्रियों ने ये बात अपने अपने शहरों में सुनाई, और लोग फोनियों फकीरों की तरह अपने अपने गांवों में भी ऐसे भेंट और मानवता के समारोह आयोजित करने लगे। कहीं पर लोग अकबर की तरह अपने कपड़ों को सादगी में बदलने लगे, तो कहीं पर राजनेताओं ने सार्वजनिक समर्थन के नाम पर केवल दिखावा करने की बजाय आगे आकर वास्तविक मदद का वादा निभाया। बीरबल जान गए थे कि असली जीत बस एक भोज जितनी छोटी नहीं थी, वो तो एक बीज था जिसे लोगों ने रोपा, सींचा और फल पाकर अनुभव किया। और इस अनुभव ने छोटे छोटे समाजों में दूरगामी असर छोड़ा। कई साल बीत गए, महल में नए लोगों के आने जाने का क्रम चलता रहा, पर खिचड़ी की वो शाम एक ऐसी कहानी बन गई जो बच्चों को सुलाते समय सुनाई जाती थी। लोगों को याद आता कि कैसे एक साधारण थाली ने दरबार की कठोरता को नरम किया, कैसे बड़े बड़े ठहरे हुए लोगों ने अपने कर्तव्यों और मानवीय जरूरतों के बीच पुल बनाया, और कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति ने दिखाया कि दया और न्याय का मेल ही सच्चा शासन है। बीरबल की खिचड़ी का नाम ही अब एक प्रतीक बन गया, सहृदयता की, सादगी की और साझा जीवन जीने की। कई बार देर रात बीरबल अकेले महल के बगीचे में बैठकर सोचते, क्या वो और कुछ कर सकते थे? पर जब वे उन बच्चों की हंसी, उन बूढ़ों की राहत और उन परिवारों की आंखों में चमक देखते, तो उनके मन में संतोष की लहर उठती। उन्होंने जाना कि राज का अर्थ केवल वही नहीं जो शून्य गोलों में आंकड़े बटोरता है, बल्कि वह भी है जो एक एक जान का वजन समझे। और खिचड़ी वही सरल दाल चावल। उसने ये सिखाया कि यदि हम सब मिलकर एक दूसरे का बोझ बांट लें, तो जीवन हल्का हो जाता है और शासन भी मानवीय बन जाता है। आखिरकार बीरबल की खिचड़ी ने महल को और उस समाज को बदल दिया, जहां शान, रस्म और शक्ति के बीच इंसानियत की जगह कम पड़ जाती थी। उस साधारण थाली ने दिखाया कि सबसे गहरी बातें अक्सर सबसे सरल रूप में आती हैं। एक कौर खाना, एक सहारा देना, एक सवाल पूछना और एक हाथ बढ़ाना, और यही चीजें मिलकर दुनिया को थोड़ा सा बेहतर बना देती है। बीरबल ने एक बार फिर यही सिद्ध किया कि बुद्धि का सच्चा उपयोग तब है जब वो दूसरों के दुख को कम करने में लगती है, न कि केवल शब्दों के खेल में फंसती है। उनकी खिचड़ी जो एक भोज में परोसी गई थी, वो आज भी लोगों की कहानियों में एक मिठास बनकर घुली रहती है, याद दिलाती हुई कि सच्ची महानता कभी दिखावे